this is Tanvi Kajal, your biology educator. So we are doing chapter number 5, that is the fundamental unit of life. एंड अभी हम लोग पार्ट 3 पे हैं. आज मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगी चैप्टर का, विच इज एक्चुअली द एंडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो हमने पिछली वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे फोकस किया था. हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है. बाकी के बचे हुए आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. एंड वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज कॉल्ड सेल डिविजन. सो बिफोर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's come on to the first component or the cell organelle that we're going to talk about today, that is called mitochondria. अब mitochondria होता क्या है वो देख लेते हैं और उसके functions क्या है वो भी ज़रूर हम देख लेते हैं. So it is a double membrane bound organelle which has obviously outer and inner membrane. दो basically इसके membranes होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि ये कैसा सा दिखता है. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनल. दिस इज बेसिकली द इनर मेम्ब्रेन एंड यहाँ पर आपको दिख गया है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये वाला, ये जो बाहर कप शेप जो है, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन. वेयर एज इनर मेम्ब्रेन क्या दिख गया है? इनर मेम्ब्रेन इज बेसिकली इट इज डीपली फोल्डेड. क्यों होता है भाई ये डीपली फोल्डेड? ये डीपली फोल्डेड इसीलिए होता है जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इनर मेम्ब्रेन इज बेसिकली डीपली फोल्डेड सो दैट देयर इज इनफ सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस टू हैपन इनसाइड द ऑर्गेनल. ठीक है, अब एक और चीज जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं आउटर सेल की, यहां पर आपको इस वाले फिगर में दिखाई देगा. देयर आर पोर्स. Now there are pores in the outer cell. आउटर जो मेम्ब्रेन है इस माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इट हैज पोर्स. और पोर्स क्यों होते हैं भाई? पोर्स क्यों होते हैं? ये होल्स क्यों होते हैं? सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल. जो भी मटेरियल ऑर्गेनल के अंदर और बाहर जाएगा वो कैसे जाएगा? इन पोर्स के थ्रू ही जाएगा. सो पोर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो और द फ्लो ऑफ द मटेरियल, है ना. यहाँ पर आपको राइबोसोम्स दिख जाएंगे. हमारा जो इनर लेयर है उस पे राइबोसोम्स भी होते हैं. एंड सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसके फंक्शंस एंड ऑल के बारे में हम एक बार देख लेते हैं. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हमने देख लिया है. इट इज आउटर वन इज पोरस, इनर वन इज डीपली फोल्डेड. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दे हैव different types of cells have different number of mitochondria. अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब हम फंक्शंस एक बार देख लेंगे. एक और सबसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल जिसका पर्सनल डीएनए एंड राइबोसोम्स दोनों होते हैं. ये है, और मतलब बेसिकली दो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. एक और जो है इसी तरह का, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. डीएनए एंड राइबोसोम्स जो है हमारे, राइबोसोम्स जो है हमारे, ये किसके? ये इसके पास अपने पर्सनल होते हैं. इस सेल ऑर्गेनल के पास अपने अलग से डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं. एंड माइटोकॉन्ड्रिया कुछ तरह के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस भी कर लेता है. ठीक है, मतलब जो प्रोटीन प्रोडक्शन सेल की हो रही है वो तो अलग से हो ही रही है. माइटोकॉन्ड्रिया अलग से अपने लिए प्रोटीन्स भी क्या कर लेता है? प्रोड्यूस कर लेता है. अब हम बेसिकली फंक्शंस के ऊपर जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है क्या, ये ऑर्गेनल करता क्या है. हमने देख लिया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. बट इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है? सो जैसे घर में लाइट होती है, कहाँ से आती है वो एनर्जी? वो एनर्जी आती है आपके मीटर से. मीटर किससे कनेक्टेड होता है? मीटर कनेक्टेड होता है पावर हाउस से या फिर सर्किट हाउस से, है ना. सिमिलरली जो सेल की एनर्जी है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है उस सेल के लिए, कि सेल के जो फंक्शंस है वो हो पाए, उसके लिए वो उसको एनर्जी प्रोड्यूस करती है. अब जैसे अगर आप हमारी इंटायर बॉडी को ले लो, ठीक है, ऐसा तो अब जैसे हार्ट है, हार्ट एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो
ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, उसका फंक्शन वही है, ठीक है। बट ऐसा तो कोई हमारे पास ऑर्गन नहीं है ना जो एनर्जी प्रोड्यूस करता। अब हम अगर हमारे को खाना खाना है, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। बॉडी के अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है ना, जितने भी काम हैं उन सब में एक एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? कोई हमारे पास डिफरेंट सेपरेट ऑर्गन तो है नहीं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए एवरी सेल हैज देयर ओन सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी सो दैट सेल कैन वर्क। जो भी उस सेल का काम है, उस सेल के अंदर ही देयर इज अ सिस्टम, देयर इज एन ऑर्गेनल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस सेल की बेसिक फंक्शनिंग के लिए। ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है थ्रू देयर ओन माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स द एनर्जी करेंसी। सो हमारी एनर्जी करेंसी जो होती है उसको बोलते हैं हम, इट इज इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है। यहाँ पर हम करेंसी वर्ड सिर्फ इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जब मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं तो हम कौन सी यूज करते हैं करेंसी? हम अपनी इंडियन करेंसी यूज करते हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है विच इज अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका फुल फॉर्म, अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नाउ ये प्रोड्यूस भी करता है एनर्जी, बट ये प्रोड्यूस करता कहाँ से? ये भी तो हमारे को जानना पड़ेगा। अब बॉडी में हमारे पास क्या क्या इनटेक्स होते हैं? एक तो ऑक्सीजन होता है और एक आता है हमारा फूड। ये जो बेसिकली दोनों इनटेक्स हैं इनको ये एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया फूड और ऑक्सीजन को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि वो एटीपी एक्सचेंज हो सकती है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग इनसाइड द सेल, ठीक है। वो ही एटीपी होती है बेसिकली एनर्जी। यही है हमारी एनर्जी करेंसी। और माइटोकॉन्ड्रिया ही ये काम करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू, देन ब्लड वेसल्स एंड ऑल के थ्रू ऑक्सीजन जो हमारा पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है। सिमिलरली जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं हमारे जाते हैं, ठीक है, उन सबको वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इट इज अ साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस। क्यों पावर हाउस है? बिकॉज वो एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज उसका यही बेसिक फंक्शन है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो भाई, अब हम अपने सेकेंड ऑर्गेनल पे चले जाते हैं विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो एनिमल्स है, ठीक है, वो अपना खाना बाहर से ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने जो खाना है, जो उनका कंजम्पशन होने वाला है, इट इज गोना बी फ्रॉम द आउटसाइड। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स को तो कोई खाना ऑब्वियसली जो आपका वो है सनलाइट एंड वाटर उनको बाहर से प्रोड्यूस होते हैं, बट उसको वो अपने फॉर्म में कैसे कंज्यूम करेंगे? वो जो होता है वो कौन करता है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल हैं, दे आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। जो भी बाहर से आ रहा है उसको प्रिपेयर करना सो दैट दी प्लांट कैन टेक इट, ठीक है। जैसे हमारी किचन होती है, हम बाहर से सब्जियां लेकर आए, उससे हमने कुछ ना कुछ ऐसा फूड प्रिपेयर करा जो हम कंज्यूम कर पाए। सिमिलरली प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनल होती है जो एक्चुअली उस CO2 को और वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करती है सो दैट क्या हो पाए? इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट, ठीक है। नाउ अगेन it is a double membrane bound organelle, and since we are talking about plants only, this is one organelle which is only found in plants. ये सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी पर्सनल DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं। नॉट मेनी ऑर्गेनल्स हैव इट, सो दीज आर दी ओनली टू ऑर्गेनल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक तो आ गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक आ गया प्लास्टिड्स, और एक आ गया प्लास्टिड्स। यही होती हैं दो जिनके
पर्सनल डीएनए एंड राइबोसोम्स दोनों होते हैं इनके पास। ठीक है, अब हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सो डायग्राम कैसा है? डायग्राम बेसिकली ऐसा कुछ दिखता है। ये इसका देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, देयरफॉर ये एक इनर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाला। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन आ गया हमारे पास, बाहर वाला। इनर एंड आउटर के बीच में क्या है? ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस प्रोवाइडेड होती है इसकी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर थाइलाकॉइड्स एंड ग्रैनम एंड यहां पर हम देखेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है उसको? स्ट्रोमा। एज यू कैन सी, ये जो येलो कलर का जो लिक्विड है ये है स्ट्रोमा, विच इज एक्चुअली फाउंड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डिस्क लाइक क्या होती हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम थाइलाकॉइड। सो ये जो थाइलाकॉइड है, दीज आर द डिस्क्स। ये जो ग्रीन कलर के आप डिस्क्स देख रहे हो ये थाइलाकॉइड्स हैं। एंड जब हम इन थाइलाकॉइड्स को स्टैक कर देते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन स्टैक्स, एक के ऊपर एक जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रैनम। सो यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, 3 of them are stacked together, this is called a granum। ये जो ग्रीन कलर की डिस्क है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। एंड ये किसके अंदर है? मीडियम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मीडियम है स्ट्रोमा। ठीक है, अब प्लास्टिड्स बेसिकली इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको कहा कि किचन, इट इज द किचन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं हम इसको किचन? क्योंकि हम क्या जानते हैं, प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम क्या कहते थे? हमने बचपन से सीखा हुआ है O2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड योर सनलाइट, एवरीथिंग, उन सबको यूज करके हम क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट से फूड प्रिपेयर हो रही है। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन प्लास्टिड्स का जो सबसे एक कॉमन फाउंड जो फॉर्म होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्रीन कलर का ग्रीन कलर कहां से आता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट से आता है। ठीक है, देन हमारा हो गया सेकेंड टाइप विच इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली ये वाला ल्यूकोप्लास्ट है। इट इज ईदर कलरलेस और इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है भाई? ऑयल है, स्टार्च है, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ये सब होते हैं सेल के अंदर, ये स्टोर करता है उनको। ठीक है, सो इट इज ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द सेल। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली ये फंक्शन होता है, जैसे कि हमारी किचन में एक स्टोर टाइप का होता है, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट का ये फंक्शन है। देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्रोमो बेसिकली मीन्स कलर। ठीक है, सो दीज आर कलर्ड पिगमेंट्स। एंड कलर्ड पिगमेंट्स कहाँ पर फाइंड होते हैं? सबसे ज्यादा हम क्या कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के थ्रू आ जाता है, बट जो बाकी सारे कलर्स हैं, जैसे फ्लावर्स के अंदर कलर्स होते हैं, हमारे डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर कलर्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं भाई? वो आते हैं क्रोमोप्लास्ट से। सो वन अनदर एग्जाम्पल, जैसे मैंगोज आपने देखे होंगे। मैंगो ट्री पे पहले वो ग्रीन होते हैं एंड देन दे टर्न येलो और जो भी है। ठीक है, तो जो हमारा ग्रीन कलर है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो विद टाइम क्या बन जाता है? क्रोमोप्लास्ट। सो जो इसका चेंज है दैट इज व्हाई वी गेट द चेंज ऑफ कलर एज द फ्रूट राइपन्स। ठीक है, तो ग्रीन से येलो क्यों हो गया भाई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमने प्लास्टिड्स भी देख लिया। नाउ वी हैव वन अनदर ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल। अब इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? हमने साइटोप्लाज्म तो पढ़ रखा है, अंदर का फ्लूइड होता है। क्या है ये बेसिकली? यहां पर हम सेल वॉल देख रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ प्लांट सेल, है ना? प्लांट सेल है ये। एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल नहीं होती है।
तो प्लांट सेल में ये आ गया हमारा साइटोप्लाज्म, ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट लेयर, ठीक है। जनरली हर एक सेल में आउटरमोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एंड यहाँ पर आ गया हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ पे, पोर्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया पोर्स क्यों होते हैं, फॉर इन एंड आउट फ्लो ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल बाहर अंदर कैसे जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। एंड सेल वॉल हमने देख लिया है। अब यहाँ पर एक और हमारे को बहुत काफी प्रोमिनेंट है ये स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम का बेसिकली आपको बताने का यही तरीका है कि वैक्यूल्स आर बिग इन साइज, ठीक है। एंड जहां पर हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, वैक्यूल्स काफी बड़े हो जाते हैं। कभी कभी दे आर 90% ऑफ द एंटायर सेल। 90% स्पेस वैक्यूल ही ले लेता है। क्यों ले लेता है भाई, वैक्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। यहां पर मटेरियल आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर क्यों हो जाता है और ये प्लांट सेल्स में क्यों ज्यादा है, इसका एक ही रीजन हो सकता है। क्या है, प्लांट्स, हमारे को तो अगर भूख लग रही है, हमने अभी खाना खाया है, हम थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे, हमारे को फिर भूख लगेगी, हम फिर खा लेंगे। बट प्लांट्स का ऐसा नहीं है। प्लांट्स को अगर सनलाइट मिल रही है, सुबह मिल रही है, शायद वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे शाम को ऑब्वियसली सनलाइट नहीं होगी, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा स्टोर करना पड़ता है। जब भी उनको प्रोवाइडेड होता है उसको वो उनको स्टोर करना पड़ता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड आफ्टरवर्ड्स। एंड देयरफॉर वैक्यूल्स का फंक्शन हमारा आ जाता है, जहां पर दीज आर कॉल्ड दी स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कंटेनिंग लिक्विड्स और सॉलिड्स। दोनों चीजें स्टोर कर लेता है, लिक्विड भी कर लेता है और हमारा सॉलिड भी कर लेता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ये हम देख चुके हैं। नाउ इट इज परमानेंट एंड लार्ज इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये परमानेंटली होता है, ठीक है, और काफी बड़ा होता है साइज में, कवरिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल शेप स्पेस इन मैच्योर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में 90%, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कवर कर लेता है स्पेस। बट एनिमल सेल्स में क्या होता है, ईदर इट इज स्मॉल, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या है, ईदर इट इज स्मॉल इन शेप, इन साइज, ठीक है, या फिर इट इज टेम्पररी, कि कभी मतलब इनिशियली सेल में होता है बट देन इट्स फेड्स अवे बिकॉज उसका ज्यादा फंक्शन है नहीं। एंड कभी कभी क्या होता है, इट इज एब्सेंट, होता ही नहीं है कुछ एनिमल सेल्स में, ठीक है। सो इट इज समटाइम्स स्मॉल और समटाइम्स एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। फंक्शन बेसिकली हमने पहले तो देख ही लिया कि स्टोरेज एक फंक्शन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एक और फंक्शन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है रिजिडिटी। क्यों भाई, रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड कर देता है, बेसिकली सेल के अंदर देयर इज अ मेम्ब्रेन विच हैज मटेरियल इनटू इट, ठीक है। जैसे कि आप देख लो, अगर आप शूज लेकर आते हो शॉप से, ठीक है, शूज के अंदर वो लोग क्या डाल देते हैं, शूज के अंदर वो क्या डालते हैं, आपका कभी कभी न्यूज़पेपर को काफी सारे न्यूज़पेपर्स लेके उसके अंदर वो रोल आउट करके डाल देते हैं। तो फिर वो क्यों डालते हैं, क्योंकि शू का जो बेसिक शेप है वो बना रहे पैकेजिंग के बाद भी। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर है, वैक्यूल भी कुछ ऐसा ही फंक्शन करता है, अंदर वो उसको शेप प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है, उसको रिजिडिटी देता है एक। सो ये हमारा आ गया सेकेंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल। So, can you name two organelles we have studied that contain their own genetic material? भाई हम ये तो देख ही चुके हैं। एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या था हमारे पास, एक था हमारा प्लास्टिड्स, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दोनों का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, डीएनए, है ना, डीएनए होता है। चलो भाई, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स मैं पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। तो लाइसोसोम सुसाइड बैग क्यों होता है, हमने पहले ही देख रखा है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सैक होते हैं, दे आर सैक्स, है ना। और उन सैक्स के अंदर देयर आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना।
क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो कई बार ऐसा होता है, मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, अब इस सेल पे कोई डैमेज हो गया, ठीक है, मान लो 90% सेल हमारा डैमेज हो गया है, ठीक है, और अब ये जो डैमेज है ये रिकवर नहीं हो सकता। When this damage cannot be recovered, ठीक है, अब ये सेल अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में जो हमारे लाइजोसोम, ठीक है, जो हमारे सैक्स होते हैं एंजाइम्स के, वो बर्स्ट कर जाते हैं। जो हमारा इंटायर लाइजोसोम है इसके अंदर, मान लो दिस इज द लाइजोसोम, ठीक है, ये क्या कर जाएगा? ये बर्स्ट कर जाएगा। देखो एक और यहाँ पे दिखाती हूँ। ये जो लाइसोसोम है ये बर्स्ट कर जाएगा और इसका जो फ्लूइड है, जो एंजाइम्स हैं, दे विल कम आउट, ठीक है, एंड वो पूरे के पूरे सेल को इनगल्फ कर लेंगे। जैसे कि एसिड होता है, ठीक है, एसिड में आप कुछ भी डालोगे उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती क्योंकि एसिड उसको इनगल्फ कर लेता है। सिमिलरली ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये क्या करेंगे? ये उसको इनगल्फ कर लेंगे पूरे के पूरे सेल को, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। सुसाइड बैग इसीलिए है क्योंकि वो पूरे के पूरे सेल को इनगल्फ कर लेता है और ये एक वे होता है, ठीक है। अब ये क्यों करता है ऐसा? इसकी जरूरत क्या है? अगर सेल डैमेज हो गया तो हो गया डैमेज, साइड में करो उसको, ऐसा नहीं होता। अब जैसे मान लो ये है हमारे सेल्स, ठीक है, अब इनमें अगर एक डैमेज होगा और वो डैमेज्ड ही रहेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? धीरे धीरे इट विल, जैसे कि डिजीज होता है, फैलता है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, सिमिलरली सेल्स का भी वैसे ही होता है। अगर सेल हमारा एक है जो डैमेज हो गया है एंड इट स्टेज देयर, तो बाकी जो कनेक्टेड सेल्स हैं इवन दे विल स्टार्ट डैमेजिंग, दे विल गेट डैमेज। इसीलिए लाइसोसोम एक्चुअली एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह लाइसोसोम्स जब बर्स्ट करते हैं और एंजाइम्स इनगल्फ कर लेते हैं सेल को, दिस इज अ वे टू कीप द अदर सेल्स सेफ, ठीक है। So that is why they are called the suicide bags. अब if organizational cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? Exactly जो मैंने अभी आपको बताया, this is a similar question, बस language change कर दिए। जो lysosomes हैं वो क्या कर लेते हैं? Lysosome will burst off, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? The enzymes will eat up its own cell. own cell, ठीक है। Now let's come on to the next cell organelle which is called ribosomes. These are small particles that contain chemical messenger called RNA. तो basically ribosomes में क्या होता है? RNA पाया जाता है, ठीक है। These are flattened and spherical in shape and has two major subunits. दो subunits होती है। shape basically क्या है? flat है and spherical है। They play a major role in protein synthesis, ठीक है। अब यहां पर वर्ड जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का बेसिक मतलब होता है एक्चुअली टू मेक और टू प्रोड्यूस, ठीक है। बट वो जो प्रोडक्शन है जब वो केमिकली होती है, केमिकल फॉर्म में होती है, तब हम यूज करते हैं वर्ड सिंथेसिस और टू सिंथेसाइज। दैट इज वाई हमने इस चैप्टर में हर जगह जहां पे भी प्रोटीन बन रहा है हम उसको सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि कैसे बन रहा है? वो केमिकली बन रहा है, सेल के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो देयर प्रेजेंस इन ईआर गिव्स राइज टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले पढ़ लिया है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों होता है? वो जो एक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस होता है उस पर राइबोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है ना। चलो भाई, ये हमारे पास डायग्राम आ गया। दिस इज द लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। ऐसा सा कुछ राइबोसोम दिखता है। मूविंग ऑन टू अनदर सेल ऑर्गेनल व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रोजोल। सो सेंट्रोजोल भी एक और हमारा ऑर्गेनल है। दे आर अनबाउंडेड ऑर्गेनल्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है। ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। दे आर बैरल शेप्ड। मैंने यहाँ पर बैरल की पिक्चर लगाई हुई है आपको दिखाने के लिए। दीज आर एक्चुअली वुडन
स्टोरेज के लिए होते हैं ये वुडन, एंड वुड से बने होते हैं, ऐसी सी कुछ शेप होती है, दीज आर कॉल्ड बैरल्स। तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो भी काइंड ऑफ बैरल शेप्ड ही होते हैं, कुछ ऐसा सा दिखता है सेंट्रोसोम, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स बेसिकली, सेंट्रोसोम ऐसा सा कुछ दिखता है, एंड इसका जो बेसिक फंक्शन है वो कब आता है, जब भाई सेल डिवाइड होने लगता है, जो सेल डिविजन हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी में सेंट्रोसोम काफी हेल्प करता है उस प्रोसेस में, ठीक है। एंड क्या करता है, जब सेल डिवाइड कर रहा है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन करना होता है वो भी कौन करता है, सेंट्रोसोम्स करते हैं, ठीक है। चलो भाई, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी, भाई लाइसोसोम्स में होते हैं सबसे ज्यादा। लाइसोसोम्स इज दी सेल ऑर्गेनल जो सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है भाई, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनल है विच इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। चलो, मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कॉल्ड सेल डिविजन। सेल डिविजन क्या है, क्या उसका प्रोसेस है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सो सेल डिविजन में हमारे पास दो चीजें आ जाती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब सेल को डिवाइड करना क्यों पड़ता है भाई, क्यों करना पड़ता है हमारे को, हमारा सेल क्यों डिवाइड होने वाला है। इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है भाई, सेल थ्योरी ये कहती है जो भी हमारा सेल है वो कहाँ से आता है, वो एक पहले सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, मतलब द सेल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, उसी के थ्रू एक नया सेल आता है। उजागर नहीं हो जाता सेल, कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर, बट जो सेल है वो पुराने किसी सेल के ही थ्रू आता है। और वो कैसे आता है भाई, जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम सेल डिविजन, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, एक तो ग्रोथ के लिए डेफिनेटली, ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड वंस। अब जैसे मसल है, मसल में चोट लग गई, ठीक है, अगर आपका मसल में चोट लग जाएगी, वो जो डेड सेल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कुछ डेड सेल्स तो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मान लो जैसे मसल सेल, मसल हमारे पास एक मसल फाइबर है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारे सेल्स हैं। अब कहीं पर अगर चोट लगी है, जैसे कि समथिंग लाइक दिस, देखो ये अगर मान लो पार्ट है और यहाँ पर चोट लग गई है ना, दिस इज डेड पार्ट, ठीक है। तो ये वाले जो बेसिकली सेल्स हैं ये तो ग्रो करेंगे ना, एंड दैट इज वाई ये तो इनगल्फ हो जाएगा, ये पार्ट तो चला गया, बट ये वाला जो स्लैक है ये कैसे भरेगा भाई, ये तभी भरेगा जब ये वाले सेल्स डिवाइड करके ग्रो करेंगे और ये वाला पार्ट तभी रिप्लेस हो पाएगा। तो सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं भाई, अगर ओल्ड डेड सेल्स हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, एंड ऑल्सो टू फॉर्म गैमीट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो हमारा प्रोसेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नाउ बेसिक डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिविजन। वेरी सिंपल, दे आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इसका जो डिफरेंस है वो हम एक बार देख लेते हैं। माइटोसिस, now mitosis is the process of cell division by which most of the cells divide for growth, ठीक है। बेसिक इसका जो हमारा वो है कॉन्सेप्ट है, इट इज फॉर ग्रोथ, ग्रोथ हमारा रीजन है, ठीक है। each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. The daughter cells have the same number of chromosomes as mother cells, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर क्रोमोसोम कैसे आ गया ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हमारा जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, और एक होते हैं हमारा रिप्रोडक्टरी सेल्स जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल सेल होता है उसको कहते हैं हम डाइप्लॉइड, एंड ये किसकी फॉर्म में होता है, ये होता है 2n की फॉर्म में, वेरएज जो हमारे रिप्रोडक्टरी सेल्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है, और ये होते हैं n की फॉर्म में। सो दिस इज द फॉर्म, ठीक है। अब ये हम फर्क
क्या फ़र्क है इनमें? बेसिकली इनमें फ़र्क ये होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है? हमारा क्रोमोसोम्स, है ना? हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना? तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं डाइप्लॉइड सेल्स में, दे आर 46 इन नंबर, whereas haploid cells में they are only 23. ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल होगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और जो हमारा रिप्रोडक्टरी सेल्स होंगे उसमें 23 सेल्स होंगे। तो इसीलिए जो हमारे जैसे एक मेल्स में आ गया स्पर्म और फीमेल्स में आ गया ओवम, तो इसका जो 23 है और इसका 23 है, that comes together and it makes 46 chromosomes together. बट जो हमारा नॉर्मल सेल आता है उसमें क्या होता है? उसमें ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। ये देखो, ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले जब भी सेल डिवीजन होता है हमारे को ये देखने की जरूरत है, जो हमारा सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। द फर्स्ट स्टेज इज न्यूक्लियस विल डिवाइड, द न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड देन द सेल विल डिवाइड एंड देन द एंटायर सेल। तो सबसे पहले न्यूक्लियस एंड देन द एंटायर सेल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और उसके बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ जाते हैं। ये जो 2 डॉटर सेल्स है, इसमें खास बात ये है, अगर ये 2n फॉर्म का है तो ये भी दोनों के दोनों 2n फॉर्म के ही होंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डॉटर सेल है वो भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रखेंगे। इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द सेल, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द मदर सेल, ठीक है, जो पेरेंट सेल होगा उसी के एग्जैक्ट कॉपीज निकल के आएंगे, ठीक है। अब इसी में जो डिफरेंस ये आ जाता है कि जो मियोसिस है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो हमारा होता है वो ऐसा होता है कि जो 2n है इट विल डिवाइड इनटू n काइंड ऑफ सेल्स। जो सेल्स हैं वो n की तरह के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा होता है वो क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं that will become haploid cells, ठीक है। Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring. Meiosis produce 4 new cells instead of just 2, ठीक है। 4 cells इसके होते हैं and the new cells only have half the number of chromosomes that the mother cell has, ठीक है। तो इसका भी जो बेसिक वो यही है कि जो 2n टाइप के होते हैं वो डिवाइड करके n टाइप के होते हैं, whereas माइटोसिस में 2n टाइप के विल गिव राइज टू द सेम, एग्जैक्टली द सेम टाइप, समथिंग लाइक दिस। इसमें आपको दिख जाएगा कि ये ऐसे डिवाइड हो रहा है और फिर फेज 2 में ऐसे करके। सो दिस इज अबाउट सेल डिविजन एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टिकिंग ऑन टू द वीडियो एंड आई होप आपको पूरा का पूरा जो भी मैंने समझाया है वो समझ आ गया हो। Do comment your questions or your queries. I will get back to you and I hope you like the video. Thank you so much. Subscribe to our channel, comment, like, share. Thank you.